अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से बखैर आफ़ियत होंगे। वंस अगेन मोहम्मद यासीन इज़ हेयर एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माई टॉपिक दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। In case of mitochondria, we'll talk about its definition, composition, structure, size and numbers and finally its functions. सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन की बात करेंगे। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, दूसरी बात। और फाइनली तीसरी बात हम ये कहेंगे कि इट इज़ प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल, कि इसका काम क्या है, सेल के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, सिंथेसाइज करना और फाइनली प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर होने के बाद उस एनर्जी को सप्लाई कर देना, किसे, सेल्स को। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एटसेट्रा। एनर्जी की वो टाइप जो कि सेल के अंदर फंक्शनल होती है, दैट इज केमिकल एनर्जी, एंड दैट केमिकल एनर्जी रिस्पॉन्ड्स टू द टाइप और काइंड ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उस एटीपी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड्स, जो कि बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन यूं करेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स and are primarily involved in the manufacture and supply of energy to the cells. Second point regarding to its composition, अगर हम composition की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट आर डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक हो गया। फाइनली हम इसकी बात करने लगे हैं स्ट्रक्चर की। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो जब कभी भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमें सिंपली इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स की शक्ल में नजर आते हैं। अगर इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो उसके अंदर इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमें नजर आती है। किस तरह की, हमें इस तरह से नजर आता है कि एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब ये मेम्ब्रेन्स दो टाइप की हो सकती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होगी, जबकि इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और इनफोल्डिंग्स बनाएगी, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ये हमारे पास आ गई आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली आ गई हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। अब अगर आप देखें तो आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, जबकि जो इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, उसके अंदर ये फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स आ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो पहला कंपोनेंट इसका हो गया मेम्ब्रेन्स, जिसमें दो टाइप की होंगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और इनफोल्डिंग्स बनाएगी। दूसरा इसका कंपोनेंट आ जाता है क्रिस्टी। ये जो फिंगर लाइक हमारे पास प्रोजेक्शन आई है इनर मेम्ब्रेन की, इसे हम क्रिस्टी कहेंगे। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज एक्चुअली अ जेल लाइक मटेरियल विच इज स्टोर्ड और फिल्ड विद इन इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है उसके अंदर एक जेल लाइक मटेरियल स्टोर होता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हमें डीएनए भी नजर आएगा और राइबोसोम्स भी। ये रेड कलर का हमारे पास डीएनए आ गया, ग्रीन कलर के ये जो पार्टिकल्स शो हो रहे हैं ये राइबोसोम्स है। एक चीज जो रह गई वो हमारे पास आ जाती है जी रिगार्डिंग टू F1 पार्टिकल्स। इनर मेम्ब्रेन जो फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स बनाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसके ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये हमारे पास येलो कलर के पार्टिकल्स शो हो रहे हैं, इन्हें हम F1 पार्टिकल्स कहेंगे। फोर्थ पॉइंट जो हम माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज
रिगार्डिंग टू इट्स साइज एंड नंबर। एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसका साइज कितना है और उसकी नंबरिंग कितनी है, इट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। ये सेल टू सेल डिफर करता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि डिफर क्यों करता है, तो एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितने पाए जाएंगे, यानी कि उनकी नंबरिंग कितनी होगी, और जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे उनका साइज कैसा होगा, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सेल। ये सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो कैसे? इसकी लॉजिक ये है कि अगर एक सेल फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव है, यानी कि उसके अंदर फंक्शन ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं, तो अगर उसके अंदर फंक्शन ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, और अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, और जब सेल के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नंबरिंग भी ज्यादा होगी। इसके कंट्रास्ट में अगर हम एक ऐसा सेल देखें जो कि फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव है, यानी कि उसके अंदर इतने ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो रहे, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी लो लेवल पर हो रहा है, और जब मेटाबॉलिज्म लो लेवल पर होगा तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी, और कम एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए थोड़े से माइटोकॉन्ड्रिया भी सफिशिएंट होंगे। तो ऐसा सेल जो कि फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव और लेस एक्टिव होगा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम अमाउंट में या नंबरिंग में होंगे, और वो सेल्स जो कि फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव होगा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा अमाउंट में होंगे। उसके बाद फाइनली हम इसका डिस्कस करने लगे हैं फंक्शंस। एक्चुअली देयर आर वेरियस टाइप्स और सॉर्ट्स ऑफ फंक्शंस व्हिच आर बीइंग परफॉर्म्ड विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सबसे मेजर फंक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है वो ये है कि जो फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होगा इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, उसकी जब डाइजेशन होगी तो उसके रिजल्ट में हमने ये लाइसोसोम से पढ़ा था कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन के रिजल्ट में फूड वैक्यूल के कंपोनेंट्स दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाते हैं। जो नॉन डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस से सेल से एग्जिट हो जाते हैं, और जो स्मॉल डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद इन द साइटोसोल। अब वो साइटोसोल से जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और उस फूड पार्टिकल या कंपोनेंट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी माइटोकॉन्ड्रिया पहले स्टेप में उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नोन एज एटीपी। एटीपी इज एक्चुअली द एब्रिविएशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये कि इसका मेजर फंक्शन ये है कि जो फूड का कंपोनेंट एंटर होगा सेल में उसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेगा, और वो कौन सी फॉर्म होगी? एटीपी की, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये एटीपी फिर आगे जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म होने हैं सेल में उसकी रिक्वायरमेंट के तौर पर यूज होगी, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि सेल ने परफॉर्म करनी है उसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए होगी वो आएगी एटीपी से, और ये एटीपी आएगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इस वजह से हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल को पावर देने वाला जो कंपोनेंट है एटीपी उसकी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। दूसरा इसका मेजर फंक्शन आ जाता है जी रीजनरेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। अब एक्चुअली होता यह है कि पहले स्टेप में हमने देखा कि इसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस होगी, वो एटीपी प्रोड्यूस होने के बाद चली जाएगी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब वो यूज हो जाएगी तो उसके अंदर जो एक्चुअली एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप इसका टूट जाएगा जिसके रिजल्ट में इसके पास 2 फॉस्फेट रह जाएंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और ये एडीपी दोबारा आएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया इस एडीपी को रीजनरेट करके ट्रांसफॉर्म कर देगा दोबारा से एटीपी के अंदर। वो एटीपी दोबारा सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगी, यूज होगी, फिर एडीपी में कन्वर्ट होकर अंदर आएगी, दोबारा उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होकर एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। एक्चुअली ये जो सेकंड फंक्शन है रीजनरेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, इट इज ब्राउट अबाउट बाय मींस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज वो एंजाइम है एक्चुअली जो कि एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करेगा, जिसके रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। अब अगर हम एटीपी की अकरेंस देखें कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
ये एटीपी कहां पाया जाता है, तो उसको समझने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का इतना सा स्ट्रक्चर है उससे यहां पे इनलार्ज करके शो किया गया। ये हमारे पास आ गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास आ गई इनर मेम्ब्रेन जो कि इनफोल्डिंग्स बनाएगी जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। अब इस क्रिस्टी के अंदर हमने वहां पर जो F1 पार्टिकल शो किया था उसको थोड़ा सा हमने इनलार्ज करके शो किया। अगर आप देखें ना तो इस के अंदर ये F1 पार्टिकल जो है इसके साथ ही कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। अब एक्चुअली ये जो कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो मैंने रेड कलर का शो किया ये एटीपी सिंथेज है। इसके दो पार्ट्स हैं, दो पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन इसका ये है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। एटीपी सिंथेज का वो पोर्शन जो कि सेल, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो एम्बेडेड होगा उसे हम कहेंगे F0 पार्टिकल, और एटीपी सिंथेज का वो पार्ट जो कि नोब लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे F1 पार्टिकल। और ये F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल दोनों मिलकर कंप्लीट एटीपी सिंथेज बनाएंगे। ये था हमारे पास दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन अगर हम इसकी बात करें तो हमने कंपोजिशन के अंदर ये कहा था कि सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच आर प्रेजेंट विद इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये वो कंपोनेंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं एंड दे हेल्प्स और असिस्ट्स इन अ वैरायटी ऑफ रिएक्शन सच एज क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। ये तीन ऐसे हमारे पास रिएक्शंस हैं जिनको असिस्टेंस देने वाले एंजाइम्स, कोएंजाइम्स और साल्ट्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को इंशाल्लाह हम बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट फंक्शन आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज रिगार्डिंग टू प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, जब हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये कहा था कि इसके अंदर डीएनए भी होता है और ये ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हमने कहा था कि इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। और हमने राइबोसोम्स को जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन ही यही है कि वो प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। और अगर हमने ये कहा कि ये राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। एंड दैट इज एक्चुअली द रीजन दैट व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं। उसकी लॉजिक ये है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने आप को रेप्लिकेट करना है, डिवाइड करना है, अपनी कॉपी बनानी है, तो उसके लिए जितना भी मटेरियल है उसको ये खुद से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस मटेरियल यानी कि प्रोटीन को बनाने वाली फैक्ट्री इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम उसके अंदर मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इज आल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए व्हिच इज आल्सो प्रेजेंट इन इट्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है वो भी सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़ी हुई है। तो यह क्या करेगा, जब भी इसने अपनी नंबरिंग इंक्रीज करनी है उसी डीएनए से अपना बनाएगा मैसेंजर आरएनए और उसी को यूज करके अपनी ही राइबोसोम से प्रोटीन्स बनाएगा और ये 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया में डिवाइड हो जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।